नमस्कार विद्यार्थियों। हम क्षेत्र मिति के सवाल सोल्व कर रहे थे और जिनके पास में सवाल नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पे जाके टाइप करें प्रेम मैथ्स फैक्ट्री और वहां से टेलीग्राम चैनल से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जिनके पास में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है वो विद्यार्थी, मैं सवाल बोलता रहूंगा, साथ साथ में स्पीड को कम करके और नोट कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 31 से। 30% हम कर चुके हैं। 31वां सवाल है, एक ठोस बेलन जिसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है को पिघलाकर समान साइज के 12 गोले बनाए गए। प्रत्येक गोले के व्यास की लंबाई क्या होगी? आपको एक बेलन दिया गया है और उसको पिघलाकर आपको गोले बनाने हैं और उस गोले का व्यास आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए कि एक आकृति से जब दूसरी आकृति बनाते हैं तो इसका आयतन और बनने वाली जो आकृति है उसका आयतन बराबर होता है। अब अगर एक बेलन से एक गोला बनता तब तो हम डायरेक्ट दोनों के आयतन बराबर कर देते, लेकिन एक बेलन से कई सारे गोले बनाए गए हैं तो एक बेलन और बनने वाले जितने भी गोले हैं उन सब का आयतन बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं जो जानकारी दी गई है। लिखा गया है इसके आधार का व्यास, इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। व्यास अगर 16 सेंटीमीटर है इसका मतलब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर कहा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है वो केवल 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर आपने ले ली। फिर लिखा गया है इसे पिघलाकर समान साइज के 12 गोले बनाए गए। समान आकार के 12 गोले, इसका मतलब छोटे छोटे 12 गोले आपको बनाने हैं और सारे समान साइज के, इसका मतलब नॉर्मल है कि एक गोले के आयतन को 12 से गुणा कर देंगे तो टोटल 12 गोले का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो इस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 12 गोले हैं तो 12 से गुणा कर देंगे। 12 गोले का आयतन इस एक बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा तो इसको इसके बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे आर का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर करना होगा, 8 गुणा 8 ऐसे लिख सकते हैं। ऊंचाई एच का मान है 2 सेंटीमीटर तो आप 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। बराबर में 12 है, इसको काट देते हैं, ये कट गया 3 से कितनी बार? 4 बार। 4 गुणा 4 हो गया 16 तो आप इसको 16 लिख सकते हैं और ये आर का क्यूब। अब 16 को भी काट देंगे, 8 गुणा 2 होता है 16, इस 16 से ये 16 कट चुका है। आर की क्यूब का मान है 8 तो आर की क्यूब का मान 8 है तो आर का मान हो जाएगा 8 का घनमूल अर्थात 2 सेंटीमीटर। अब आपके पास में आर का मान आया है 2 सेंटीमीटर तो पहले सवाल को पढ़िए कि इसमें आपको आर पूछा गया है या इसका व्यास 2r पूछा गया है। तो आपको सवाल में पूछा गया है इस गोले का व्यास, इसका मतलब आपको 2r का मान ज्ञात करना है। r का मान 2 सेंटीमीटर तो 2r का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब सवाल नंबर देखते हैं 32। एक बेलनाकार ड्रम मतलब पीपे के आधार के व्यास की माप 35 डेसीमीटर है। इसने लिख रखा है 35 डेसीमीटर। तो पहले हम जानते हैं डेसीमीटर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर तो होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर। अब हम इसको उल्टा लिखें कि जब 100 सेंटीमीटर मिलते हैं तो बन जाता है 1 मीटर, लेकिन इस 100 की बजाय अगर हम केवल 10 सेंटीमीटर को ही मिलाएं तो 10 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे? डेमी का मतलब होता है 10, तो 10 सेंटीमीटर मिलके बनाते हैं 1 डेमी अर्थात डेसीमीटर। तो ध्यान रखेंगे 10 सेंटीमीटर में होता है 1 डेसीमीटर। अब मान लीजिए आपको दिया गया है कि 5 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप 5 लिखेंगे और डेमी की जगह क्या लिख सकते हैं? 10 सेमी, अर्थात जहां पर भी 1 डेसीमीटर है वहां 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो 5 डेसीमीटर है तो 5 ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा और डेमी की जगह हम लिख सकते हैं 10 सेमी, तो ये हो गया गुणा 10 सेमी, तो ये 5 गुणा 10 हो गया 50 सेंटीमीटर। बहुत नॉर्मल चीज है, ये उन विद्यार्थियों के लिए बताया है जिनको ध्यान में नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ, जिसमें एक इकाई आई है डेसीमीटर, इसलिए हमने उस डेसीमीटर के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। अब सवाल नंबर जो 32 है उसमें कहा कि एक बेलनाकार पीपा है, इसका मतलब यही बेलन आपको वापिस बनाना है। ठीक है, अब कहा एक बेलनाकार ड्रम या पीपा के आधार के व्यास की माप, तो आधार का व्यास जो है वो 35 डेसीमीटर है, इसका मतलब 35 गुणा 10 अर्थात 350 सेंटीमीटर है, इसका व्यास है।
तो इसका आधा हो जाएगा इसकी त्रिज्या। तो 350 में 2 का भाग दे देंगे, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। 350/2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। भाग इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये 7 के गुणज में है, 7, 14, 28, 35 ऐसी संख्याएं हैं, तो वो पाई/7 जो लिखते हैं ना, पाई का मान 22/7, तो उस 7 से कटने में आसानी रहती है, इसलिए मैं इसमें बिना भाग दिए इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। ये तरीके होते हैं एसएससी में आपको जल्दी कैलकुलेशन करना है, टाइम अगर आपको बचाना है तो उसके। ठीक, अब आगे लिखा हुआ है इसके आधार की व्यास है वो 35 डेसीमीटर तथा ऊंचाई 24 डेसीमीटर है। तो 24 डेसीमीटर है, इसका मतलब 240 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई। अब इसको कहा गया यह मिट्टी के तेल से भरा हुआ है। फिर कहा 25 सेंटीमीटर, आपको एक अलग माप दे रखा है 25 सेंटीमीटर और गुणा 22 सेंटीमीटर गुणा 35 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर गुणा 35 सेंटीमीटर। तो ये माप बताइए किस चीज की है? मैंने आपको पढ़ाया था घनाभ जो है तो उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वो होता है घनाभ का आयतन। इसका मतलब ये एक घनाभ आकार का कोई डिब्बा है और उसका आयतन आपको दिया गया है, ये घनाभ का आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ पे जो घनाभ आकार का डिब्बा है उसको आपको इस पीपे में से भर भर के और देखना है। ठीक, फिर सवाल में आगे कहा गया कि भरा हुआ है, फिर 25 सेमी गुणा 22 सेमी गुणा 35 सेमी माप वाले कितने टिन मतलब कनस्तर या डिब्बे इसके तेल से भरे जा सकेंगे। मतलब ये पूरा तेल से भरा हुआ है यहाँ तक, और इससे आपको ये छोटे छोटे जो डिब्बे हैं ये भरने हैं, तो ये कितने डिब्बे भरे जाएंगे, अर्थात आपको क्या ज्ञात करनी है? संख्या। तो याद आया वो पेग वाला तरीका। ठीक, बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का भाग देना होता है तो संख्या आ जाती है। तो बड़े जो है उसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इस घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम मान रखते हैं पाई का मान इसमें सवाल में दिया गया है कि 22/7 लेना है, वैसे भी हम पाई का जनरली मान 22/7 ही लेते हैं। आर स्क्वायर, अब आर मैंने इसको इसीलिए ऐसा रखा ताकि ये 7 से कट जाए, तो आर स्क्वायर करना है तो 350/2, फिर से गुणा 350/2 और गुणा ऊंचाई एच, एच का मान कितना है 240, ये हो गया 240, और पूरे के बट्टे में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 25 गुणा 22 गुणा 35। अब देखो ये 35 ऊपर वाले 35 को काट देगा, 7 से भी है वो 35 कट जाएगा और कैलकुलेशन आपके पास में बिल्कुल इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। फिर देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 33। लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब आपको फिर से यही आकृति बनानी है, और इस आकृति में जो लंबाई इस बार दे रखी है वो है कितनी, लिखेंगे सवाल साथ में। लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसका बाहरी व्यास इसका मतलब ये अंदर से खोखला भी है तभी बाहरी व्यास दिया गया है, तथा इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। अब व्यास है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब बाहर से जो त्रिज्या है वो है 4 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा हुआ है यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो पाइप की मोटाई कौन सी होती है? जैसे मैं सामने से किसी पाइप को देखूं तो जो इसकी धातु है, मतलब कोई खोखला पाइप है, और ये जो खोखला पाइप है तो यहाँ पे जो धातु इसमें यूज की गई है उस धातु की मोटाई, मतलब यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, ना कि पूरे पाइप की। पूरे पाइप की नहीं, पूरे पाइप की तो बाहर से जो व्यास है, मतलब टोटल जो व्यास है वो तो है 8 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक ये जो धातु है वो है 1 सेंटीमीटर। तो हम कहें कि बाहर की त्रिज्या, तो बाहर वाले व्यास की आधी, इसका मतलब कैपिटल आर जो है वो तो है व्यास की आधी अर्थात 4 सेंटीमीटर। लेकिन जो अंदर वाली त्रिज्या है, मतलब यहाँ वाली छोटी जो आर है, तो ये 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो 4 में से 1 कम हो जाएगी तो 3 सेंटीमीटर। तो ये जो पाइप है उसके अंदर की त्रिज्या, मतलब यहाँ वाली जो स्मॉल आर है वो 3 है, और बाहर वाली जो कैपिटल आर है वो 4 सेंटीमीटर है। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। फिर आगे लिखा गया है तथा लोहे का भार, मतलब ये लोहे का बना हुआ है। सवाल वापस बोलता हूँ पूरा, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लीजिए। लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई
1 सेंटीमीटर है तथा लोहे का भार 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका लोहे का भार है वो 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप जरूर देखेंगे और एग्जाम में आपको ये सवाल हर बार मिलते हैं। इनमें केवल संख्याएं चेंज की जाती है, बाकी बार बार ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर कहा लोहे का भार अगर इतना है तो इस पाइप का भार कितना हो जाएगा। इस पाइप का आपको भार पूछा गया है, तो भार का मतलब ये हुआ कि इसका आयतन कितना है। पहले हम ये ज्ञात करते हैं, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो ये खोखला बेलन है, मैंने आपको बताया कि जब खोखला बेलन बनाना हो ऐसी कंडीशन में पहले तो पूरे बेलन का आयतन ज्ञात कर लो। जैसे ये आपके पास में बेलन है और पूरे का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में से इसमें से जो बीच वाला बेलन है उसके आयतन को हम हटा देंगे या गठा देंगे। तो ये बीच में से जो आयतन है इसको हटा देते हैं, तो जो बाहरी बाहरी आयतन है वो हमारे पास में बच जाता है। पहले पूरा बेलन, तो पूरे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल वाला आर स्क्वायर एच माइनस अंदर वाले बेलन का आयतन, क्योंकि आपको केवल खोखला बेलन बनाना है ऐसे। तो ये जो अंदर वाला बेलन है इसमें आर का मान कितना हो जाएगा 3, तो पाई छोटे वाला आर स्क्वायर और एच, ऊंचाई दोनों की समान है। मान रखेंगे पाई पाई आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आ गया कॉमन, पाई का मान होता है 22/7। एच भी आप कॉमन ले सकते हैं, एच कितना है 21, इसको भी आपने बाहर ले लिया। और यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब आप एक चीज यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि आपको जब एग्जाम में सवाल सोल्व करना है तो कम से कम आपको पेन यूज में लेना है, कैलकुलेशन अपने दिमाग में करके उनको लिख लेना है। तो पाई और एच मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस छोटे वाला आर 3 है उसका स्क्वायर 9, 16 में से हमें 9 घटाने हैं, कितना बचेगा 7। उस 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 गुणा 21 बच जाएगा। कैसे भी सोल्व कर ले, 16 में से 9 घटा के जो 7 बचा उसको काट दें या 7 से इस 3 को काट दें, 3 उस 7 से गुणा होगा तो भी 21 आएगा। तो मैं इसको ऐसे काट देता हूँ, 16 माइनस 9 हो गया 7, उस 7 से ये 7 कट चुका है, बच गया 21 गुणा 22। अब 21 को 22 से गुणा करना है, तो 22 को अगर मैं 20 से गुणा करूं तो 440, उसमें 22 जोड़ दूं तो 462 हो जाएगा, 462। ये क्या आया, आयतन आया। आयतन किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। इसने कहा इस लोहे का जो भार है, मतलब जो पाइप लोहे का बना हुआ है उस लोहे का भार है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम भार। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम भार है, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 462 गुणा 8, 8 को गुणा कर देंगे 462 से, जो भी आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो ये उत्तर होगा, सोल्व कर लेना। अब एसएससी की अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, लास्ट में आएगा 6। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन का इकाई का अंक 6 है, उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 6 है तब तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर 2 या अधिक ऑप्शन में ऐसा है तो फिर आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 34। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, खोखली बेलनाकार नली मतलब आपको कंटिन्यूअसली बेलन के ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से अच्छे सवाल है वो भी सोल्व हो जाएंगे। ये लगभग जो सवाल है वो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है। कोई एसएससी का सवाल है, कोई आरपीएससी का सवाल है, कोई एसएससी जीडी रेलवे बैंक इत्यादि के सवाल है। तो सवाल नंबर 34 देखते हैं। लिखेंगे आप, एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी हुई है 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब इसकी लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। फिर आगे लिखा है, तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो वही सवाल हो गया, बाहरी व्यास 8 है तो बाहर की जो त्रिज्या है कैपिटल आर वो हो जाएगी 4, अंदर का व्यास है 6, इसका मतलब अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगी वो 3। फिर लिखा गया है, इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना हो जाएगा। ये सवाल आप खुद करेंगे, आयतन ज्ञात करना है तो बाहर वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन के आयतन को गठा देना है। आपके पास में आर का भी मान है
और आपके पास में h का भी मान है और स्मॉल r का भी मान है, मान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं फिर, सवाल नंबर 35। 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी हुई है। नोट कर लेंगे, 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी हुई है। यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी के जल स्तर में जो कमी आएगी वह कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, जनरल जो स्टूडेंट होता है, नॉर्मल स्टूडेंट होता है, वो क्या सोचता है कि आपको ना तो टंकी की ऊंचाई दे रखी है और सीधा ही आपको पूछ लिया गया कि 11 लीटर पानी निकालेंगे तो टंकी के जल स्तर में कमी कितनी आएगी, तो कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूं। आप ये ज्ञात कर लें कि 11 जो लीटर पानी है वो कितनी ऊंचाई तक आएगा। जितनी ऊंचाई तक 11 लीटर पानी आएगा उतनी ही ऊंचाई में कमी इसमें हो जाएगी। एक प्रैक्टिकल हम उदाहरण समझते हैं। हम एक टंकी लेते हैं, जैसे आपके पास में ये टंकी है, अब ये पानी से पूरी भरी हुई है यहां तक। अब मैं दूसरी टंकी इसके जैसी ही लेता हूं, जितना इसका आधार है उतना ही आधार इस टंकी का लेता हूं और मैं ये जो टंकी लेऊंगा वो लेऊंगा 11 लीटर वाली। मुझे इसमें से पानी इसमें बहाना है, तो जैसे ही मैं इसमें से पानी इसमें बहाऊंगा इस जल स्तर में कुछ कमी होगी और मान लीजिए जल स्तर होता है यहां तक। अब आपको पूछा जाए कि कितनी कमी हुई, तो इसका आधार और इसका आधार बराबर है, तो आप सब जानते हैं, नॉर्मल चीज है कि इसमें जितनी कमी होगी उतनी ही इसमें वृद्धि हो जाएगी। या कहें कि भाई इसमें से 11 लीटर पानी ही तो इसमें आया है, तो ये जो 11 लीटर पानी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आया, इसका मतलब अगर यही पानी इसमें वापस उड़ेल दिया जाए तो जल स्तर वापस 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो जो कमी आएगी वो भी 10 की आएगी। अगर इससे पानी इसमें वापस डाल दो तो जो वृद्धि होगी वो भी इतनी ही होगी। तो ऐसे सवाल है वो बहुत आसान होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है इसका व्यास, तो सवाल मैंने बोल ही दिया है। अब इसको सरल करते हैं। 35 नंबर सवाल, 35 सेंटीमीटर व्यास, इसका मतलब त्रिज्या कितनी है, 35/2, ये त्रिज्या का मान है। अब कहा कि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लेना है, तो मैंने आपको बताया 1 लीटर पानी में कितना आयतन होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे, आपको 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक घन आकार का डिब्बा लेना है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस डिब्बे में जो पानी आएगा अर्थात इस डिब्बे का जो आयतन होगा वो 1 लीटर के बराबर होगा। तो 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर का मान ये होता है, तो 11 लीटर का मान हो जाएगा 11 और गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया क्या, आयतन। अब हम आयतन का मान रखते हैं। बेलन के आयतन का मान होता है पाई आर स्क्वायर और गुणा एच, और ये बराबर है कितना, 11 लीटर। क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो पानी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल ये ज्ञात करना है कि इसकी जो हाइट है उसमें कितनी कमी हुई, ऊंचाई में कितनी कमी हुई, तो हमें इतने को ही पढ़ना है, ये पढ़ा रहेगा। तो हमें यहां से लेके यहां तक 11 लीटर पानी निकालना है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 11 लीटर पानी है। मान रख दो, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान 35/2 और स्क्वायर है तो फिर से आएगा 35/2 गुणा एच, ऊंचाई कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है और इसका मान कितना आ गया, बराबर में है 11 गुणा 1000। चलो जी, अब काटा पीटी कर लो। 7 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 11 बार, 11 से 11 कट चुका है और ये 35 गुणा 5 और ये इधर पक्षांतरण कर देना, h का मान आ जाएगा आपके पास में 1000 और ये 2 हो जाएगा ऊपर जाके गुणा, और ये 35 है वो बट्टे में ही रहेगा और ये जो 5 है वो भी बट्टे में रहेगा। जो भी आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी और आपकी आदत बढ़ेगी। अगर मैं सवाल सोल्व करने लग जाऊंगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपकी आदत नहीं पड़ेगी सवाल को सोल्व करने की। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे ही प्रैक्टिस कीजिए ताकि कैलकुलेशन की आपको आदत पड़ जाए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है। फिर से बेलन है और इसका वक्र पृष्ठ आपको दिया गया है। एक बेलनाकार लिखेंगे सवाल 36,
एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ, तो इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो बाहर बाहर वाला एरिया है उसका क्षेत्रफल, इसका मान क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच ऊंचाई तक है तो एच। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है, इसका मान दे रखा है 264 मीटर स्क्वायर, और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान आपको दिया गया है 924 मीटर क्यूब। देखो क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, आयतन है तो मीटर क्यूब। फिर कहा गया है पाई का मान 22/7 मानते हुए इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करें। इसका व्यास है, व्यास क्या होता है 2r, इसका किससे अनुपात, ऊंचाई से, तो 2r अनुपात h आपको ज्ञात करना है। अब आप एक चीज देखेंगे, देखो यहां से कि हम या तो यहाँ पे इसमें इसका भाग दे दें तो पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा, एक r से एक r कटेगा, बचेगा केवल r, तो r का मान आ जाएगा। वो r का मान अगर यहाँ पे रखता हूं तो आपके पास में h का मान भी आ जाएगा, r का मान यहाँ रख देना, h का मान यहाँ रख देना, उत्तर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखो दो चीजें दी गई है, एक तो r और एक h, दोनों ही हमें अज्ञात है, ना तो ये पता है कि त्रिज्या कितनी है और ना ही ये पता है कि ऊंचाई कितनी है। तो दोनों में से एक को हम खत्म कर लेते हैं, जैसे ऊंचाई ऊंचाई यहाँ से कट सकती है, अगर मैं इसमें इसका भाग दूं तो ऊंचाई ऊंचाई कट जाएगी, एक आर है वो भी कट जाएगा। तो ये जो समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 है, तो 2 में भाग दे रहा हूं 1 का, समीकरण 2 में भाग देता हूं समीकरण 1 का, तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच, ये हुआ 924/264। यहां से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर में r का भाग देंगे तो r बचेगा और बटे 2, वो 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो r का मान आ जाएगा 924/264 और ये जो 2 है वो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है। r का मान आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक। तो मैंने 2 गुणा r का मान रखा 924, और भाई 2r क्योंकि व्यास में और ऊंचाई में अनुपात पूछा गया। मैं संख्याओं को एक बार काट नहीं रहा क्योंकि ये काटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 264 और गुणा 2 अनुपात h। अब h का मान ज्ञात करना है, तो ये r का मान अगर मैं यहाँ रख दूं तो h का मान भी आ जाएगा, यहाँ मान रखता हूं तो ये 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r का मान मेरे पास में कितना है 924 और बटे 264 और गुणा 2 और गुणा h, ये हमें ज्ञात करना है और बराबर कितना है 264, ठीक है। अब यहां से देखो h का मान ज्ञात करते हैं तो इसका पक्षांतरण कर देंगे, ये 264 है और ये गुणा होगा 264 से, और बट्टे में आ जाएगा 924 गुणा 2 गुणा 22, और ये जो 7 है वो भी ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है वो कहाँ आएगा, बट्टे में आ जाएगा। इसका मान यहाँ रख देंगे, h का मान आ गया 264 गुणा 264 गुणा 7 और बट्टे में 924 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 2। अब यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो डायरेक्टली कट नहीं रही क्योंकि 924 इधर बट्टे में इधर ऊपर में है, तो डायरेक्ट हम काट नहीं सकेंगे, तो इसको हमें सरल करना पड़ेगा। 924 गुणा 2 होता है 1848 और 264 बट्टे में है, भाग देंगे तो 7 बार भाग चला जाएगा, ये कट जाएगी, हल हो जाएगा, और जब आप सरल करेंगे तो ये 7:3 आ जाएगा। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डायरेक्टली संख्या नहीं कट पाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप भाग देके देख लीजिए, सवाल आपसे हल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 37 हो चुका है, 37। दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, मतलब दो बेलन है इस बार, और उनकी आधार की जो त्रिज्याएं है वो है 2:3 के अनुपात में है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, इसको सही तरीके से सॉल्व करें तो आपको 10 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसी सवाल को सूत्र लिख के उसके बाद में सरल करेंगे तो आपको लगभग 30 से 40 सेकंड का समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ बातें मैं बताता हूँ, उन बातों का ध्यान रखना है, और वो जो बातें बता रहा हूँ वो किसी भी सवाल, इस टाइप के जो सवाल होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो समझते हैं पहले कि क्या चीजें होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो आकृतियां हैं और दोनों समान होनी चाहिए, जैसे दो बेलन है या दो गोले हैं या दो घनाभ है या दो घन है, तो उनमें क्या होता है हम तुलना कर सकते हैं, जैसे एक बड़ी आकृति है और एक छोटी आकृति है, ठीक।
अब मान लो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे दे, जैसे 2:3 दे दे, आप मान सकते हैं कि इसकी अगर त्रिज्या 2 है तो इसकी 3, तो 3 बनाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि दिखने में भी दिखना चाहिए ये लो बड़ा भी है। ठीक, अगर इसकी त्रिज्या को 2 मानूं तो इसकी त्रिज्या 3 हो जाएगी। अब अगर इसकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा हो, जैसे यहाँ पे सवाल में दिया गया है 5:3, इसकी ऊंचाई 5, इसकी 3 लेनी है, तो देखो छोटी आकृति बना देते हैं थोड़ी हाइट में ताकि दिखने में भी दिखे कि अगर इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको जब आयतन ज्ञात करना हो, तो आयतन के सूत्र में, बेलन के आयतन के सूत्र में पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो आर का तो करना है स्क्वायर और ऊंचाई है उससे उसको गुणा कर देना है। तो आपको पूरा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब आयतन पूछा जाए तो ऐसी कंडीशन में आर का स्क्वायर और उसको एच से गुणा कर देना। यहाँ पे आर का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 को ऊंचाई 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 20, और यहाँ पे आर का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से इस ऊंचाई से गुणा करेंगे तो 9 3 27, तो 20:27 आपका आयतन का अनुपात आ जाएगा। इसी सवाल में अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). ये जो कांस्टेंट संख्याएं हैं उनको छोड़ दो, r और h आपस में गुणा हो रही है तो r को h से गुणा कर दो, 2 गुणा 5 होता है 10 और 3 गुणा 3 होता है 9, तो आप 10:3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको पूरा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही मान लीजिए दो आपको घन दे रखे हैं और उन घनों की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है 2:3, एक घन है और दूसरा घन है, दोनों की भुजाओं का अनुपात आपको दे दिया 2:3। अब अगर आपको इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अब ये जो कांस्टेंट संख्या इसको छोड़ दो, a का स्क्वायर मतलब आप भुजा का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अगर आपको इन दोनों के आयतन का अनुपात पूछे तो आयतन का अनुपात ज्ञात करने के लिए आयतन का सूत्र होता है a का क्यूब। कांस्टेंट संख्या कुछ है नहीं तो हम डायरेक्ट a का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 8:27। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्ट सवाल को सरल कर लेंगे, आपको सूत्र पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो सवाल नंबर 37 है इसमें दिया गया है दो बेलन के आधार की त्रिज्याएं 2:3 में है, हमने 2:3 में ले ली। फिर कहा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, 5:3 लिख लिया। फिर पूछा उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन में आर स्क्वायर गुणा होता है एच से, तो आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, उसको एच 5 से गुणा किया 20 आ गया। यहाँ पे आर का स्क्वायर 9 और उसको एच से गुणा किया, 9 को 3 से गुणा किया 27 आ गया। तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल है 38वां। दो सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। दो सिरों से खुली, इसका मतलब ऊपर और नीचे से ये खुली है और ये धातु की बनी है। फिर लिखा गया है इस नली का आंतरिक व्यास, अंदर से जो व्यास है वो 11.2 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। ये तो है 21 और आंतरिक जो व्यास है वो 11.2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अंदर वाली त्रिज्या है वो 11.2 से आधी हो जाएगी। फिर कहा गया धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है, इसका मतलब ये जो धातु है यहां से ये 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। फिर पूछा गया धातु का आयतन क्या होगा, ये सवाल तो आप कर ही लेंगे, यहां से आर का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 11.2 का आधा करना है तो 112, एक बार इसको मानेंगे, इसका आधा करेंगे 56 पॉइंट लगाएंगे 5.6, तो ये तो हो जाएगा 5.6। आंतरिक त्रिज्या तो हो गई 5.6 सेंटीमीटर, जो बाहरी त्रिज्या है कैपिटल आर वो हो जाएगी, यहाँ वाली मोटाई जुड़ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक अंदर तक तो है 5.6, इसमें ये जो धातु की मोटाई है वो जुड़ेगी तो बाहर वाली त्रिज्या हो जाएगी। तो धातु की मोटाई दे रखी है आपको 0.4 सेंटीमीटर, तो 5.6 में 0.4 जोड़ेंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कैपिटल आर का मान 6 सेंटीमीटर। आपको इस खोखली जो नली है इसका आयतन ज्ञात करना है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान 21 रख देना, पाई का मान 22/7,
कैपिटल आर का मान 6, छोटे आर का मान 5.6 उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 39। समान आयतन के दो लंबवर्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। समान आयतन, इसका मतलब दो बेलन है और उनका आयतन समान है, तो हम भी क्या करेंगे, दोनों के आयतन को समान कर देंगे। जैसा प्रश्न में लिखा गया है वैसा का वैसा हम इसमें भी लिख देंगे। तो आसान सवाल है और अच्छा सवाल भी है। सवाल बोल रहा हूं, लिख लीजिए। समान आयतन के दो लंबवर्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। तो उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा? तो उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा? आयतन इसका और आयतन इसका आपको बराबर दे रखा है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका R1 मान लो और गुणा h, R1 स्क्वायर h, और इसका हो जाएगा पाई R2 मान लेते हैं और स्क्वायर और h, इसकी ऊंचाई h1, इसकी ऊंचाई को h2 मान लीजिए। h1 और h2 है वो 1:2 में है। अगर मैं h1 का मान 1 रखूं तो h2 का मान 2 रख सकता हूं। यहाँ पे h1 का मान 1 रख देता हूं, h2 का मान 2 रख देता हूं। इन्होंने कहा इनके आयतन भी बराबर है, तो बराबर संख्या में पाई से पाई कट ही जाएगा। मान रख दीजिए R1 स्क्वायर, h1 का मान कितना है 1, बराबर, ये पाई कट ही चुका है, और R2 स्क्वायर, h2 का मान कितना है 2। अब मैं R2 को इधर लाऊं तो R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर बराबर ये 2 और बट्टे 1। मुझे R1 बट्टे R2 चाहिए, क्योंकि आपको अंकगणित में मैं पढ़ाऊंगा कि R1 अनुपात R2 को आप लिख सकते हैं R1 बट्टे R2। अनुपात को बट्टे में लिखा जा सकता है। A अनुपात B है तो आप इसको A बट्टा B लिख सकते हैं। राम अनुपात श्याम है तो आप इसको राम बट्टा श्याम लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो राम बट्टा श्याम की आई का अनुपात 5:6 है, या राम बट्टे श्याम बराबर 5/6 है, तो उनकी आई का अनुपात क्या होगा, तो 5:6 हो जाएगा। तो R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर का मान 2/1 आ गया, तो हमें R1 बट्टे R2 चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए रूट करना होगा, तो दोनों तरफ रूट कर देते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। R1 बट्टे R2 बराबर 2 का रूट होता है √2, 1 का रूट होता है 1। तो R1 अनुपात R2 का मान आ गया √2 अनुपात 1, आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। किसी वर्ताकार बेलन के आधार की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है। तो वापिस से वही बेलन का सवाल है। नोट कर लीजिए, किसी वर्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि, किसी वर्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई सेमी है। आधार तल की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है। उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। आधार तल का व्यास होता है 2r, तो ऊंचाई भी है 2r। h की जगह आपको कितना रखना है 2r। उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है? उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है? ऑप्शन ए है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी में है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी में है 0.054 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी में है 0.54 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, अर्थात सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी। अब इसने कहा परिधि, तो परिधि कितनी होती है भाई, 2 पाई आर होती है, आप जानते हैं, क्योंकि किसी भी वृत्त की परिधि 2 पाई आर, इसका मान दे रखा है 6 पाई।
पाई से पाई कटा, 2 से कट गया 3 बार, आर का मान कितना आ गया 3, आर का मान 3 आ गया तो 2r 6 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर आ चुकी है, त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। आपको क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देंगे 22/7 आर स्क्वायर, और वैसे भी यहाँ पाई 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 और पाई, इसमें क्या 0.54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो सारे ही ऑप्शन में पाई है, तो पाई को हल करेंगे क्या, नहीं करेंगे। पाई को आपको ऐसा का ऐसा रखना है, पाई आर स्क्वायर, आर का मान 3 तो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 9, एच कितना 6, 9 गुणा 6 होता है 54, 54 को पाई से गुणा करेंगे 54 पाई, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए। सवाल नंबर है 41, एक लंबिक वर्ताकार बेलन का आयतन, लंबिक का मतलब होता है लंबवर्तीय बेलन, अर्थात नॉर्मल बेलन जो डायरेक्टली ऐसे पाइप की तरह बनाया जाता है। तो एक लंबिक वर्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हो और उसके आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर हो। सवाल नोट करेंगे और ये सवाल आप खुद करेंगे क्योंकि इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो वापिस बोलता हूं, एक लंबिक वर्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हो और उसके आधार की परिधि 66 सेमी हो, परिधि आपको दे रखी है 66 सेंटीमीटर हो। फिर अगला सवाल है 42, धातु के कुछ ठोस लंबवर्तीय शंकुओं, लिखेंगे सवाल, अच्छा सवाल है। 42, धातु के कुछ ठोस लंबवर्तीय शंकुओं जिनमें से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी है, को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया जाता है। लंबवर्तीय शंकुओं की संख्या क्या होगी, लंबवर्तीय शंकुओं की संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल है, इसी क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं। संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी जो आकृति है उसके आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग देना है। बड़ी आकृति है गोला, और उस गोले की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 6 का क्यूब, तो 6 गुणा 6 गुणा 6। इसमें भाग देना है एक शंकु के आयतन का, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा एच, आर का मान इसमें दिया गया है आपको 3 सेमी, तो 3 गुणा 3, और ऊंचाई आपको दी गई है 4, उत्तर आ जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 43, अच्छा सवाल है, ध्यान से सोल्व कीजिएगा। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि, लिखेंगे आप, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई में 200%, अब कईयों के तो होश उड़ गए होंगे, उन्होंने पढ़ रखा होगा कि परसेंटेज है वो 100 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो ये 200% क्या आ गया, तो भाई 200% का मतलब होता है 2 गुणा। जैसे आप लिखेंगे 200, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे 100, 200 में 100 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, इसका मतलब होता है 2 गुणा। किसी संख्या का 100%, इसका मतलब पूरा 1 गुणा। जैसे मैं कहूं कि मेरे हर एग्जाम में गणित का जो स्कोर रहता है वो 100% रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने अंक है उनका 1 गुणा। जैसे अधिकतम अंक है, मान लो 75 अंक का है एग्जाम, पूर्णांक ये है 75 अंक, इसका मतलब 1 गुणा, तो 75 का 1 गुणा होता है 75, अर्थात पूरे नंबर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं 200%, इसका मतलब हो जाता है 2 गुणा। तो परीक्षा में 200% नहीं हो सकता, लेकिन किसी वस्तु को बढ़ाते हैं जब, जैसे 100 सेंटीमीटर है उसको आपने डबल कर दिया, 200 कर दिया 100 की जगह, तो इसका मतलब वो हो गई 200%। किसी वस्तु को 3 गुणा कर दिया, इसका मतलब होता है 300%। किसी वस्तु को 4.5 गुणा कर दिया, इसका मतलब 450%। किसी वस्तु को 6 गुणा कर दिया, इसका मतलब 600%। तो वापिस सवाल पे आते हैं, इसमें लिखा गया है एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि और उसके आधार के अर्धव्यास में 50% की कमी करने पर शंकु के आयतन में होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
लिखने की जरूरत है नहीं। कितने प्रतिशत की कमी होगी या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको ज्ञात करना है। ये सवाल भी मैं आपको क्षेत्र मिति वाले क्लास में सोल्व करवा चुका हूं। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्षेत्र मिति को शुरू से पढ़ें, प्लेलिस्ट में जाके और वहां से आप अध्ययन कीजिए। और जो भी क्लास पढ़े उसको शुरू से पढ़ें। अगर आप एक क्लास पढ़ते हैं तो उससे आगे की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ पाती है। बीच में से पढ़ने से आपको आधा अधूरा ज्ञान ही मिल पाता है, इस कारण से समझ में कम आता है। ठीक, तो जब आयतन में वृद्धि या कमी ज्ञात करनी हो तो आपके पास में सूत्र होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी। उसके बाद में दो दो का गुणनफल आता है, तो प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी और प्लस माइनस ऐसी, और इसके बट्टे में आता है 100। फिर तीन तीन का गुणनफल आता है, तो तीनों का गुणनफल आता है ए बी सी और बट्टे में 100 गुणा 100, ये दो बार आता है। मान रख देते हैं। अब बेलन जो होता है, तो बेलन के आयतन में किन चीजों का रोल होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और एच। पाई एक नियत संख्या है जिसका मान 22/7 है, वही रहने वाला है। तो हम पाई के मान को चेंज नहीं करते हैं, हम आर और एच के मान को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर कितनी बार आया? 2 बार। एच कितनी बार आया? 1 बार। इसका मतलब दो संख्याओं की जगह ए और बी की जगह आपको आर लेना है, और तीसरी जो सी है इसकी जगह आपको एच लेना है। इसने कहा कि ऊंचाई में 200% की वृद्धि कर दी गई। इसका मतलब आपको यहाँ पे सी की जगह तो 200% वृद्धि करी, इसका मतलब प्लस का लेना है। और ए और बी ये है त्रिज्याएं, इसमें 50% की कमी करनी है, इसका मतलब -50, और यहाँ पे भी लेना है -50। तो ए और बी का मान -50 रखना है और सी का मान प्लस का 200 रखना है। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -50, बी की जगह भी -50, सी की जगह प्लस का 200। यहाँ पे चिन्ह है वो कैसे आएगा? दोनों के गुणनफल के हिसाब से माइनस माइनस गुणा हो क्या आएगा? प्लस का। 50 गुणा 50 हो जाएगा 2500, और यहाँ पे बी गुणा सी, बी गुणा सी 200 को 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,000। ठीक, 10,000। देखो 2 गुणा 5 होता है 10, और 1 2 3 0, 1 2 3 0, 10,000। चिन्ह किसका आएगा? तो प्लस और माइनस गुणा होके माइनस, और फिर ये इससे गुणा होगा ए गुणा सी, तो ये भी आएगा 10,000, लेकिन किसका? माइनस का, और पूरे के बट्टे में 100 आपको लिखना है। फिर आता है तीनों का गुणनफल, तो यहाँ पे तीनों का गुणनफल होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, वो प्लस का इस प्लस से गुणा होगा तो चिन्ह आएगा प्लस का। अब गुणा करके लिखते हैं 50 गुणा 50 गुणा 200, 50 गुणा 50 गुणा 200, और बट्टे में 100 गुणा 100। अब इसको भाई आप खुद सरल कर सकते हैं, चलो बता ही देते हैं। -50 हो गए माइनस के 100, प्लस का 200, तो बच गया यहाँ पे प्लस का 100। 10,000 हो गए 20,000, माइनस के उसमें से 2500 चला जाएगा तो बचेंगे 17,500, लेकिन किसका? माइनस का। 17,500 में 2 जीरो कट जाएगी तो बचेगा माइनस का 175। अब यहाँ पे देखेंगे 100 से 50 से 100 कट गया 2 बार, और इस 100 से ये कट गया 200, ये 200 2 से 2 कट गया, बच गया 50, तो आएगा प्लस का 50। 100 और 50 हो गए 150, माइनस 175, तो बचेगा माइनस का 25। माइनस का मतलब होता है कमी, कितने प्रतिशत की? 25%। इसके आयतन में 25% की कमी हो जाएगी। ऐसे आपको सवाल को सोल्व करना होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 44 लिखेंगे, आप नोट कर लीजिए। 15 सेमी अर्धव्यास वाले लकड़ी के एक गोले में से एक 15 सेमी ऊंचाई और 30 सेमी आधार व्यास वाला 30 सेमी आधार व्यास वाला शंकु काटा जाता है। इसमें नष्ट हुई लकड़ी की मात्रा का प्रतिशत क्या होगा? अच्छा सवाल है, सोल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इस सवाल को सोल्व करने से पहले कुछ बातें आपसे करते हैं। देखो, मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे कोई घन आकार की या घनाभ आकार की कोई वस्तु है, मैं मान लेता हूं कि ये 10 किलोग्राम की है।
इसमें से मैं कुछ मटेरियल निकाल के, जैसे इसमें से एक गोला काट के निकालता हूं, और वो जो गोला है वो 4 किलोग्राम का है। लकड़ी का एक टुकड़ा था, उस टुकड़े को काट काट के और मुझे एक गोला उसमें से निकालना है। ये जो गोला है वो 4 किलोग्राम का है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब मैं कहूं कि कितनी लकड़ी काम में आई, तो भाई बाकी जो साइड से अपन जैसे इसको काटते हैं आरी से या करोती से, तो वो लकड़ी नष्ट हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। और फिर जो गोल आकृति हम बनाते हैं वो हमारे काम की है। तो 10 में से 4 किलो आपके काम में आई, इसका मतलब नष्ट कितनी होगी, 6 किलोग्राम। अब मैं इसी को प्रतिशत में पूछूं, तो जब आपके मान लो 10 में से 4 नंबर आए तो अपन इसको 4/10 लिखते हैं। 10 में से 4 नंबर आए तो 4/10, तो जितने में से आते हैं उसको नीचे लिखते हैं और जितने आते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, 10 से कट गया, 10 बार 10 गुणा 4 हो गया 40। इसका मतलब 40% लकड़ी है वो काम में आ गई। नष्ट कितनी हो गई, तो कितने में से 10 में से कितनी हो गई, 6 किलोग्राम। कितने प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर देते हैं, कितना आया, 60%। इसका मतलब नष्ट कितनी हो गई, 60%। ऐसा ही आपको अब जो सवाल सोल्व करेंगे उसमें करना है। तो सवाल आप लिख चुके हैं, 44 नंबर का सवाल। देखते हैं, 15 सेमी अर्धव्यास वाले लकड़ी के एक गोले में से, तो 15 सेमी अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। तो आर का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, और ये कोई गोला है, ये लो जी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है। और इसमें से आपको क्या करना है, 15 सेमी ऊंचाई और 30 सेमी आधार व्यास वाला शंकु काटा गया। इसमें से आपको एक शंकु निकालना है। ऐसे इस शंकु की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर, एच है वो तो होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर आधार का व्यास, आधार का व्यास 30 है। ये व्यास व्यास होता है यहां से यहां, तो ये 30 है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी है, व्यास की आधी, तो त्रिज्या भी कितनी लेनी है, 15 सेंटीमीटर। इसमें जो बाकी नष्ट हो गई उस लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्यों ना हम जो लकड़ी यूज आई उसका प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो यूज क्या आया, शंकु का आयतन, किस में से, गोले के आयतन में से, गोला था टोटल, इसमें से आपके जो काम में आ रहा है वो है शंकु, तो शंकु का आयतन हमारे काम में आया, किस में से आया, तो गोले के आयतन में से। तो गोले का आयतन तो आएगा बट्टे में, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान कितना, 15, तो 15 का क्यूब होता है 15 गुणा 15 गुणा 15। मैं क्यूब को सरल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे भी संख्या 15 है, कट जाएगी। अब इस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का मान कितना, 15, उसका स्क्वायर करेंगे तो गुणा 15 गुणा एच, एच का मान कितना है, ये भी 15। देखो 15 15 15 कट गए, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 भी कट गया, बचा कितना, 1/4 बच गया, 1/4। इसका मतलब ये तो क्या हुआ, काम में आ गया, 4 में से 1 भाग काम में आ गया। इसका मतलब नष्ट कितना हुआ, 3 भाग, कितने में से, 4 में से। भाई 4 में से 1 हिस्सा काम में आया, तो 4 में से बाकी जो 3 हिस्से बच गए वो नष्ट हो गए, तो नष्ट हो गई 4 में से 3 मतलब 3/4। प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर दो, 4 से कट गया 25 बार, 25 दिए 75, तो 75% लकड़ी है वो नष्ट हो चुकी है। बहुत ही आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल भी है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास तथा एक गोले का अर्धव्यास दोनों में से प्रत्येक की माप 8 सेंटीमीटर है, साथ ही इन दोनों ठोसों के आयतन बराबर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें भी वही चीज कंपैरिजन करनी है। तो जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सवाल रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। मैं तो कहता हूं इन सवालों को अच्छे से सोल्व करके जाना, आपका क्षेत्र नीति का सवाल तो कम से कम गलत नहीं होना चाहिए।
तो सवाल नंबर है भाई 45, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास, इसका मतलब अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, तथा एक गोले का अर्धव्यास, तो ये एक गोला है, इसका भी अर्धव्यास, प्रत्येक की माप 8 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या भी 8, ये भी 8, साथ ही इन दोनों ठोसों के आयतन भी बराबर है। ये लो जी, आयतन बराबर कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब इस एल का मान ज्ञात करना है। ये होता है एच, ये आर, ये एल जो है बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों होता है? पाइथागोरस प्रमेय के कारण से। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये आधार और ये लंब, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अब यहां से मान ज्ञात करते हैं, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 8, 8 गुना 8 होता है 8 गुना 8 गुना एच बराबर ये 4 है, आर क्यूब 8 गुना 8 गुना 8, काटा पीटी कर दो, 8 8 2 बार कट गए, और h का मान हो गया 8 चौके 32, h का मान हो गया 32, h का मान हम यहां रख सकते हैं 32, तो l का मान आप याद कर सकते हैं, l बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर का मतलब 8 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, ये आप स्वयं सोल्व करेंगे, खुद को करना है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 48। हाँ, इसका बता देता हूँ, पूरा रूट नहीं आएगा, रूट में ही कुछ बचेगा, पूरी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए आप घबराना नहीं कि इसका पूरा पूरा मान नहीं आ रहा है। 8 का स्क्वायर कर लेना, 32 का स्क्वायर कर लेना, जोड़ लेना, उसकी रूट लिख देना, ठीक है, वही आएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी पूरा एग्जैक्ट मान इसमें नहीं आ रहा है, ऑप्शन में भी सारे रूट में ही दे रखे हैं। अगला सवाल है 48, सवाल नंबर 46, सवाल नंबर है भाई 46। लिखेंगे सवाल 46, यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास में से प्रत्येक को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन, देखो क्षेत्र मिति में भी परसेंटेज का सवाल पूछ लिया है, तो सवाल सोल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। जैसे ये कोई गोला है, तो मैं कहूं इसका आयतन है वो अपने आप में 100% है। हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तब ये हो सकता है 50% हो, अन्य कोई परसेंट हो, लेकिन संपूर्ण के हिसाब से देखें तो हर वस्तु खुद अपने आप में देखें, अपने आप से कंपेयर करें तो वो 100% होती है। तो ये गोला है, ये खुद में 100% है। अगर मैं इसको दुगुना कर दूं, जितना इसका आयतन है, मान लो ये 1 किलोग्राम का है, इसको मैं दुगुना कर देता हूं, मतलब 2 किलोग्राम का कर देता हूं, तो 2 किलोग्राम का जैसे ही मैंने इसको किया, बढ़ाया, तो परसेंटेज में बात करें तो दुगुना का मतलब होता है 200%। तो ये 1 किलोग्राम का था, बढ़ के हो गया 2 किलोग्राम, तो गुणा में कहें तो दुगुना, परसेंटेज में कहें तो 200%। अब एक नई बात, मैं कहूं कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि 200% की हुई है या 100% की हुई है, कमेंट करके जरूर बताना। तो इसमें जो वृद्धि है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा हर वस्तु अपने आप में कितनी है, 100%, हो गई कितनी, 200, तो 100 तो पहले थी ना, वृद्धि कितनी हुई, तो 100% की, तो जितनी है उसमें से खुद वाली वापस घटा दो, तो वृद्धि का पता चल जाएगा। इसमें वृद्धि जो है वो केवल कितने परसेंट की हुई है, 100 की। भाई 100 तो पहले थी, 100 की वृद्धि हो गई तो हो गई 200%। पूछे अब टोटल कितनी होगी, तो 200%। इसी को लाते हैं एक बार ब्याज में। मान लीजिए मूलधन है, आपने किसी को 1000 रुपए उधार दिए, और कुछ साल बाद में, 7-8 साल बाद में उसने आपको 2000 रुपए वापिस दिए। अगर मैं पूछूं कि इसमें मिश्र धन कितना है, तब तो कहेंगे 2000। मैं कहूं ब्याज कितना है,
तो आप कहेंगे 1000, क्योंकि 1000 जो था वो तो मूल था, 2000 में से 1000 घटा देंगे मूल को। तो ब्याज ब्याज पूछा जाए मतलब वर्दी जो है वो केवल ब्याज की होती है, मूल तो हमेशा इतना ही रहेगा। इसमें 1000 रुपए तो है मूलधन के और 1000 रुपए हैं ब्याज के, तो बढ़ता हमेशा क्या है, ब्याज। मूलधन तो हमेशा वही रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो गोले का आयतन है वो 100% तो रहेगा। अगर 200% हो गया तो वर्दी पूछे तो 200 में से 100 घटा के आपको बताना है। अगर पूछे अब टोटल कितना हो गया तो आप कह सकते हैं 200% हो गया। ऐसे ही अगर मैं कहूं ये 8 गुना हो गया, इसको मतलब 800% हो गया। वर्दी पूछी जाए तो 700% ही बताएंगे आप, क्योंकि वर्दी कितनी, 7 गुना। 1 किलो था 8 किलो हो गया, तो हो गया ना 8 गुना। वर्दी कितने की, 7 किलो की, तो हो गई ना 700% की। तो गणित को आपको समझना है, रटना नहीं है। समझेंगे तो बहुत आसान है, रटेंगे तो बहुत टफ है। तो सवाल पे आते हैं वापिस। सवाल नंबर है 46। यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास में से प्रत्येक को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में क्या हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, 100% ही तो बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब डबल कर रहे हैं। तो हम त्रिज्या है उसको कितना ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लेके सवाल को सोल्व कर लेते हैं। तो इसने कहा किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास प्रत्येक को 100% बढ़ाना है, तो त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। प्रत्येक को क्या करना है, 100% की वृद्धि करनी है, मतलब दुगुना करना है, 100 की वृद्धि। तो देख लो 100% की वृद्धि, इसका मतलब 200% कर दो, दुगुना कर दो। तो त्रिज्या को बढ़ा के करना है दुगुना, मतलब आर तो करना है 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई को भी दुगुना करना है, इसका मतलब इसको भी 2 सेंटीमीटर। पहले आयतन क्या था, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो छोड़ दो, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक, एच से गुणा करेंगे तो एक, तो जो भी आयतन आएगा वो एक इकाई आएगा। अब आयतन कितना आ जाएगा, तो आर स्क्वायर गुणा एच, आर स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, एच से गुणा किया 2 से गुणा किया तो हो गया 8, एक से कितना हो गया 8। देखो एक से जब 8 होता है तो कहें टोटल कितना हो गया, तब तो 800%। वर्दी पूछे तो कितनी, 700%, तो वर्दी कितनी होगी 700%। तो प्रारंभिक ऑप्शन ए है प्रारंभिक आयतन का दोगुना हो जाएगा, गलत हो गया। ऑप्शन बी प्रारंभिक आयतन का तिगुना हो जाएगा, गलत। प्रारंभिक आयतन का 6 गुना हो जाएगा, ये भी गलत। प्रारंभिक आयतन का 8 गुना हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रारंभिक आयतन का 8 गुना, वर्दी पूछता तो 7 गुना। अगर इसी ऑप्शन की जगह होता कि प्रारंभिक आयतन से 7 गुना वृद्धि हो चुकी है तो हम उस ऑप्शन को सही कर देते। 8 गुना हो गया या 7 गुना वृद्धि हो गई, एक ही बात है। अब सवाल नंबर देखते हैं 47। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 814 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। लिखेंगे सवाल, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 814 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आयतन ज्ञात करें। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब कोई शंकु है और उस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो किसी भी शंकु का आधार होता है वर्ताकार और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मान आपको दिया गया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहा गया तथा उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 814 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसका मान आपको दिया गया है 814 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर पूछा गया है आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहां से इसका मान ज्ञात करते हैं आर का। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर बराबर 770, और यहां से 11 से काटा 2 बार, 11 से काटा 7 बार 0, और ये 7 इधर आके गुणा हो जाएगा और 2 का भाग लगेगा तो ये हो गया 35, 35 से 7 गुणा होगा तो आर स्क्वायर बराबर 35 गुणा 7। आर का मान याद कर लेंगे रूट 35 गुणा 7। 35 को आप लिख सकते हैं 7 गुणा 5, और ये 7 ऐसा कैसा, 7 गुणा 7, इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो आर का मान हो जाएगा 7, और ये 5 है वो अंदर पड़ा रहेगा। आर का मान 7 रूट 5 हम यहां लिख सकते हैं। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 रूट 5, और एल का मान ज्ञात कर लेंगे, बराबर है 814। इसको काटते हैं, 22 को
11 से काटा 2 बार, 11 से काटेंगे तो 11 7 77 और बच गया 4, 44, 11 चौके 44, 2 से काटा ये कट गया 37 बार, ये 7 से 7 कट चुका है, √5 का इधर भाग लगेगा तो L का मान आ जाएगा 37/√5। L का मान आ गया, R का मान आ गया। अब आपको ज्ञात करना है आयतन। आयतन बराबर होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। तो आपको क्या चीज चाहिए, h का मान और चाहिए। तो h बराबर क्या होता है, तो आप देखेंगे कि किसी भी शंकु में ऊंचाई ये होती है, ये त्रिज्या होती है और ये तिर्यक ऊंचाई l होती है। तो L² बराबर तो होता है h² प्लस r²। जब h का मान ज्ञात करना हो तो r² का पक्षांतरण करना होगा। h² बराबर हो जाएगा L² माइनस r²। h बराबर √L² माइनस r²। मान रख दीजिए, L का मान कितना 37/√5। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 37 गुणा 37, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस r² करेंगे तो 7 गुणा 7 49 इंटू 5, 49 इंटू 5। आर का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। इसको गुणा करते हैं, सरल करते हैं तो लघुत्तम आ गया 5। तो 5 लघुत्तम आ गया, ये 37 गुणा 37 होता है 1369 और बट्टे 5, वो 5 इससे गुणा हो जाएगा और माइनस 49 इंटू 5 गुणा 5 हो गया 25 और पूरे के बट्टे में 5 और पूरे का रूट 49 इंटू 25, इसको गुणा करेंगे तो 1225 आ जाएगा। 1369 में से 1225 जाएगा तो 144, 144 और बट्टे 5 और उसका रूट 144 का रूट होता है 12 और √5 का मान आएगा नहीं तो √5 पड़ा रहेगा। h का मान आ चुका है, यहां रख देते हैं 1/3 पाई का मान 22/7 r²। तो r का मान आ चुका है 7√5, r² करेंगे तो 7√5 और गुणा 7√5 और गुणा h का मान लिख दो 12/√5। इसको सरल कर लेना, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो कई बार क्या होती है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी आदत पड़ जाएगी। अगला है सवाल नंबर 48। एक शंकु की ऊंचाई तथा उसके आधार के अर्धव्यास दोनों में 100% की वृद्धि की जाती है तो शंकु के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, ये सवाल मैं करवा चुका हूं। +-a +-b +-c वाला सूत्र लग जाएगा, मान रख देना, उत्तर आ जाएगा। फिर है सवाल नंबर 49। एक अर्धगोले पर चढ़ाए गए एक लंबवर्तीय शंकु जिसका आधार लिखेंगे, ये सवाल अच्छा सवाल है। 49, एक अर्धगोले पर चढ़ाए गए, ये सवाल एसएससी में पूछा गया है तो वापिस बोल रहा हूं, एक अर्धगोले पर चढ़ाए गए एक लंबवर्तीय शंकु जिसका आधार अर्धगोले के समतल के जिसका आधार अर्धगोले के समतल के पृष्ठ के संपाती है, पृष्ठ के संपाती है के रूप में एक खिलौना बनाया गया है, के रूप में एक खिलौना बनाया गया है। शंकु के आधार का अर्धव्यास 1.5 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तथा इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। खिलौने का आयतन क्या होगा, खिलौने का आयतन क्या होगा? तो इसने कहा एक तो है अर्धगोला, अर्धगोला देखो ऐसे होता है, ये कोई अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु इस प्रकार से रखा गया है कि शंकु का आधार इस अर्धगोले के जो समतल पृष्ठ है उसके संपाती है। तो इसका समतल पृष्ठ हो गया ये ऊपर वाला, इसके संपाती है, इसका मतलब इसके समान है। तो शंकु का जो आधार है वो ऐसे है, ये वाला आधार, ये और ये दोनों एक है, इसका मतलब इसको इसके ऊपर रखना है और एक खिलौना बनाना है। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक ऐसा खिलौना बनेगा, ठोस खिलौना। ठीक, ऊपर ऊपर वाला तो हो गया शंकु, ये तो हो गया शंकु और ये हो गया अर्धगोला। इसका आपको आयतन ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का यहां से लेके यहां तक का इसका आयतन तो हो जाएगा 1/3 पाई r² h। मान रख देंगे 1/3 पाई का मान 22/7
आर स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या आपको दी गई है, कितनी है? शंकु के आधार का अर्धव्यास 1.5 मीटर। तो अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है 1.5 मीटर, इसका मतलब 150 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है वो 4 मीटर, इसका मतलब 400 सेंटीमीटर। आप जो रखना चाहे रख सकते हैं, ऑप्शन में सारे मीटर में है, इसका मतलब आप इसको मीटर में रख लेना। तो ये होगा 1.5 सेंटीमीटर मीटर, और ये हो जाएगा 4 मीटर। ये लो जी, मान रख दो आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना? 1.5। तो 1.5 गुणा 1.5 बट, तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा 10 हो जाएगा। तो 15/10 गुणा 15/10 गुणा एच, ऊंचाई कितनी है? 4। ये तो आ जाएगा ऊपर वाले का। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। मान रख देंगे 2/3, पाई का मान 22/7 आर क्यूब। तो 1.5 है तो 15/10 गुणा 15/10 और गुणा 15/10, दोनों को जब जोड़ देंगे तो पूरे खिलौने का आयतन आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन खुद करेंगे। सवाल नंबर है 50। यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, लिखेंगे। यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात, आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ठीक, आयतन का अनुपात 2:3 दे रखा है, तो हम आयतन का सूत्र लिखते हैं। शंकु है तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच, और अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच। पहले की ऊंचाई h1, दूसरे की ऊंचाई h2 ले सकते हैं। अब मान रख दो आयतन का अनुपात 2:3, तो आप इसको 2/3 लिख सकते हैं। 1/3 1/3 पाई से कट जाएगा। अब R1 और R2 का मान भी दे रखा है 1 और 2, तो R1 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1/4 यहाँ तो आ जाएगा 1/4। H1 ऐसा कैसा रह जाएगा, बट्टे में H2 ऐसा कैसा, बराबर 2/3। 4 को आप इधर भेजेंगे तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। H1/H2 बराबर हो जाएगा 8/3। H1/H2 मैंने बताया है क्या होता है, H1 अनुपात H2। तो ऊंचाइयों का अनुपात हो गया 8:3 उत्तर। इसको डायरेक्ट कैसे सरल करें? तो आपको पता है शंकु के आयतन में एक तो होता है आर स्क्वायर और एक होता है एच। आर स्क्वायर और एच गुणा होके आयतन बनाते हैं। तो हम आयतन में अगर आर स्क्वायर का भाग दे दें तो एच का मान आ जाएगा। तो आयतन में आर स्क्वायर का भाग दे दो, 2 में 1 का स्क्वायर 1 का भाग दे दो तो 2, 3 में 2 का स्क्वायर 4 का भाग दे दो तो 3/4। इसको थोड़ा सरल कर लो, दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो, 4 दूना 8, और इसको 4 से गुणा करेंगे 4 कट जाएगा, आ जाएगा 3। 8:3, ये हो गया सीधा तरीका। आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर का भाग देंगे तो ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी सवाल नंबर 51 से लेकर आगे के सवाल अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।